नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और चीन सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और होटल खोलने की तैयारी। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.36% हुई। आईएनएस जलाश्व मालदीव से 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचा। दिल्ली की सीमाएं कल से फिर खुलेंगी। बिहार में सभी पात्र प्रवासी कामगारों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 स्थगित। दोपहर समाचार में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। भारत और चीन विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के नेताओं के बीच समझौतों में यह सहमति बनी थी कि द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि लेह में स्थित कोर कमांडर और चीन के कमांडर के बीच कल की बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक माहौल में हुई। एक रिपोर्ट। दोनों पक्षों ने यह भी कहा कि इस वर्ष दोनों देश परस्पर राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि एक शीघ्र हल भारत और चीन के संबंधों के विकास में सहयोग देगा। भारत और चीन गतिरोध को हल करने और सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य और राजनयिक संवाद जारी रखेंगे। इससे पहले शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की थी। इसी कड़ी में विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चीन के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक वू जियांगहो के साथ बातचीत की थी। दोनों ही पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि भारत और चीन के बीच शांतिपूर्ण, स्थिर और संतुलित संबंध मौजूदा वैश्विक स्थिति में एक सकारात्मक कदम होगा। भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति के समाधान के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण चर्चा के माध्यम से अपने मतभेदों के निपटारों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, होटल और कार्यालयों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन स्थानों को खोलने के लिए 4 जून को मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की थीं। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल, रेस्तरां और कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों, कामगारों तथा मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इनमें कम से कम 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या फिर मास्क पहनना शामिल है। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को टिश्यू, रुमाल या किसी अन्य तरीके से ढकना जरूरी है और टिश्यू पेपर का समुचित रूप से निपटान करना भी आवश्यक है। सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी और किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा। सभी रेस्तराओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए। रेस्तरां के कर्मचारियों और मालिकों को फेस कवर या मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करना होगा। धार्मिक स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों में भीड़-भाड़ की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल से केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां खोलने का फैसला किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। धार्मिक स्थलों में एक बार में केवल 5 व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। मंदिरों में प्रसाद वितरण की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाराणसी जिले में धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल को सुरक्षा और अन्य इंतजाम की समीक्षा के बाद खोला जाएगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी में सोमवार से धार्मिक स्थल, होटल और मॉल नहीं खुलेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिन धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल्स ने निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, उन्हें अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में एक चेक लिस्ट भरकर जमा करनी होगी। इस चेक लिस्ट के आधार पर संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस के क्षेत्राधिकारी
स्थलों का निरीक्षण करेंगे। वहां निर्धारित सुरक्षा तथा सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के बारे में पता लगाया जाएगा कि वे नियमानुसार हैं या नहीं। निरीक्षण में संतुष्टि के बाद इन स्थलों को अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी। यह निरीक्षण कल से शुरू होगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे संबंधित स्थलों पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह खुले हैं अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि कल से रेस्टोरेंट को बाएं और दाएं लेन तथा ग्राहकों की बैठने की 50% क्षमता के आधार पर खोलने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए स्थलों को 30 जून तक बंद कर दिया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायरस फैलने की कड़ी तोड़ने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने पर जोर दिया है। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल कल से खुलेंगे। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ये सभी संस्थान चरणबद्ध ढंग से खोले जाएंगे। सभी धार्मिक स्थलों को फिर खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भोपाल जिला प्रशासन के अनुसार राजधानी में सोमवार को सभी धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे, लेकिन मॉल, होटल और रेस्तरां खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया आज शाम तक जारी कर दी जाएगी। इंदौर में भी भोपाल की तर्ज पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। जानकारी के अनुसार उज्जैन का महाकाल मंदिर, ओरछा में रामराजा मंदिर, सतना में मैहर देवी मंदिर और दतिया में पीताम्बरा पीठ सोमवार से दर्शन के लिए खुल रहे हैं, जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सुप्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर सहित कई प्रमुख मंदिर 16 जून से खुलेंगे। वहीं प्रदेश भर में मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है। मस्जिदों ने नमाज अदा करने के लिए जगह का निर्धारण किया है। वहीं गुरुद्वारों में भी श्रद्धालुओं को कतार में आना होगा और सीमित संख्या में अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी जगह सैनिटाइजेशन और मास्क अनिवार्य होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है। कर्मचारियों और नागरिकों की सेवा के लिए परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है। कोंकण रेलवे मार्ग पर 10 जून से मानसून की समय सारणी लागू की जाएगी। एहतियात के तौर पर समूचे मार्ग पर 24 घंटे निगरानी के लिए 974 कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य परिवहन भी कल से जिला स्तर पर बस सेवा शुरू कर रहा है। बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट मुंबई के सभी यात्रियों के लिए बस सेवा फिर से शुरू करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि बेस्ट ने निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सहयोग मांगा है। महाराष्ट्र राज्य परिवहन की अतिरिक्त 250 बसें कल से ठाणे और नवी मुंबई से मुंबई के बीच चलेंगी। हर सीट पर केवल एक यात्री को बैठने की अनुमति होगी तथा एक बस में 6 यात्री खड़े होकर यात्रा कर पाएंगे। इन सभी बसों की साफ सफाई रोजाना होगी और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुंबई में भी कल से सभी यात्रियों के लिए बेस्ट की बस सेवा फिर से शुरू होगी। सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हर सीट पर केवल एक यात्री को बैठने की अनुमति होगी तथा एक बस में 6 यात्री खड़े होकर यात्रा कर पाएंगे। इसी तरह कोंकण रेलवे मार्ग पर भी मानसून के दौरान पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए गए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान सरकार ने कल से होटल, रेस्तरां, क्लब और शॉपिंग मॉल सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं खोलने का आदेश जारी किया है। राज्य के गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि उन्हें 4 जून को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करना होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में कई अन्य गतिविधियां भी कल से शुरू हो जाएंगी। रेस्टोरेंट और क्लबों में 2 टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग तथा लोगों में जरूरी दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी लगाने होंगे। उधर प्रदेश में सभी टाइगर रिजर्व कल से फिर खोल दिए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सफारी की अनुमति नहीं होगी। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व 23 दिन ही खुल पाएंगे, क्योंकि हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये बंद रहते हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना के 5 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है और संक्रमण से उभरने वाले लोगों की दर 73% से ज्यादा हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत कल से मंदिरों को फिर खुलने की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य प्रशासन ने मंदिरों में कम से कम धार्मिक अनुष्ठान और सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में दर्शन की अनुमति दी जाएगी। राज्य में शॉपिंग सेंटर और रेस्टोरेंट पहले से ही खोले जा चुके हैं। केरल में अनलॉक 2 के अंतर्गत मंगलवार से और रियायतें लागू हो जाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने धार्मिक संस्थाओं, मॉल्स और रेस्तरां खोलने का फैसला किया है।
कोविड-19 संक्रमण के कारण सावधानी बरतते हुए राज्य सरकार ने लगभग 2 महीने बंद रखने के बाद धार्मिक स्थल और मॉल्स को खोले जाने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को 6 फुट की दूरी रखने, मास्क पहनने, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने जैसे निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। सबरीमला और गुरुवायूर जैसे बड़े मंदिरों में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को पहले से आरक्षण कराना होगा। सबरीमला मंदिर 14 जून से खुलेगा और इसके लिए दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं को कोविड जागृत पोर्टल पर अपना कोविड मुक्त मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। श्रद्धालुओं को पवित्र पुस्तक और मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों को घर पर रहने को कहा गया है। इस बीच केरल में मस्जिदें जनता के लिए बंद रहेंगी। रेस्तराओं ने अपने यहाँ बैठने की क्षमता के अनुरूप केवल 50% लोगों को आने की अनुमति दी है और पार्सल सेवा को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। जनता के लिए खोले जाने से पहले धार्मिक संस्थान, मॉल्स और रेस्तराओं की सफाई की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। उधर गोवा में गिरजाघर और मस्जिद कल से नहीं खुलेंगे। संबंधित धर्मगुरुओं ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में पूजा स्थल फिर से खोले जाने के अनुकूल नहीं है। ऑल गोवा मुस्लिम जमात एसोसिएशन ने भी राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी मस्जिदें 30 जून तक बंद रखने की बात कही है। अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 रोगियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों और पूजाघरों को 30 जून तक बंद रखने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन ने कल इस संबंध में आदेश जारी किया। राजधानी दिल्ली की सीमाएं कल से फिर खोल दी जाएंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड महामारी के चलते राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल से शहर में मॉल्स, रेस्तरां और पूजा स्थल खुल जाएंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने लोगों के सुझावों और सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला किया है। श्री केजरीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और चीन सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और होटल खोलने की तैयारी। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.36% हुई। आईएनएस जलाश्व मालदीव से 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचा। दिल्ली की सीमाएं कल से फिर खुलेंगी। बिहार में सभी पात्र प्रवासी कामगारों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 स्थगित। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 48.36% हो गई है। ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1,19,293 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 9,971 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही देश में कोविड-19 रोगियों की संख्या 2,46,628 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद एक ही दिन में संक्रमित व्यक्तियों की यह सबसे अधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 287 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 2.80% है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 1,42,069 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक कुल 46,66,386 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी देकर कोविड-19 की जांच सुविधा लगातार बढ़ा रही है। इस समय देश में 759 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की जा रही है। इनमें से 531 सरकारी और 228 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 रोगियों की संख्या 27,654 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि अब तक 10,664 रोगी ठीक हो गए हैं। कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 38.56% है। पिछले 24 घंटे में 349 रोगी स्वस्थ हुए हैं। दिल्ली में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 761 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों के लिए 8,637 बिस्तर उपलब्ध हैं। इनमें से 4,412 बिस्तर खाली हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। राज्य में संक्रमण के 92 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही मरीजों की कुल संख्या 1,000 से अधिक हो गई है। राज्य में कुल 1,030 संक्रमितों में से 742 अन्य राज्यों से झारखंड वापस आए प्रवासी श्रमिकों से संबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता प्रकट करते हुए परीक्षण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अभी तक 84,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच राज्य के 208 श्रमिकों को लेकर लेह लद्दाख से एक चार्टर्ड विमान रांची पहुंच रहा है। ये राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित 7वीं उड़ान होगी। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि लेह से चरणबद्ध तरीके से श्रमिकों की वापसी के लिए 2 और उड़ानों की योजना बनाई गई है। झारखंड में पिछले 8 दिनों से लगातार सामने आ रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हर एक दिन में औसतन 80 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 मामलों की संख्या में हाल ही में वृद्धि के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों का पालन कल से अनलॉक 1 में कंटेनमेंट जोन के बाहर किया जाएगा, जहां 30 जून तक या अगले आदेश तक सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। किसी भी राजनीतिक, खेल, सामाजिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्य के लिए कोई भी मंडली की अनुमति नहीं दी जाएगी। तंबाकू और इसके उत्पादों का उपयोग और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा और इसे दंडनीय अपराध भी बनाया गया है। राज्य में प्रवेश के लिए निजी वाहनों, टैक्सियों और कैब को ई पास की आवश्यकता अनिवार्य की गई है। घर से बाहर निकलते समय सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों पर और परिवहन के दौरान फेस मास्क और फेस कवर का उपयोग करना आवश्यक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया SOP को राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से पालन किया जा रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोविड-19 रोगियों की संख्या 33 हो गई है। जोरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की प्रयोगशाला में 250 नमूनों में से 10 में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में एक रोगी उपचार के बाद ठीक हो गया है, जबकि 33 लोगों का इलाज चल रहा है। मेघालय में एक और व्यक्ति के कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 34 हो गई है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने एक ट्वीट में बताया कि संक्रमित पाया गया व्यक्ति महाराष्ट्र से लौटा था, जिसे पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में पृथकवास में रखा गया है। राज्य में 20 रोगियों का उपचार चल रहा है। 13 व्यक्ति उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। एक व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। जम्मू के गांधीनगर में मैटरनिटी हॉस्पिटल कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए तैयार हो गया है। ये अस्पताल आज पूरी तरह से शुरू हो गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने करीब 2 महीने पहले लेवल 2 कोविड अस्पताल घोषित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरी तरह से तैयार न होने के बावजूद जम्मू में लोग पिछले 20-25 दिन से इस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कोविड-19 पर आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने लोगों से आयुष संजीवनी ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। इस ऐप के जरिए लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों के बारे में जान सकते हैं और स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। राजेश कोटेचा ने कहा कि न्यूमोनिया जैसी बीमारी का सामना कर रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए और आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जिनको निमोनिया है या जिनको ये तंत्र संबंधित कोई भी बीमारी है, वो जल्दी से कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं यदि कोरोना से एक्सपोज हुए। घर से बाहर न निकले, ये सबसे प्रमुख बात है। घर में भी आप थोड़ा सा अलग रखें और बहुत ठंडे वातावरण में न रहे और गुनगुना पानी लगातार पीजिए। और आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन में लौंग और मिश्री को आप थोड़ा मुंह में रख के दिन भर थोड़ा चूसते रहे और एक अपने छाती पर सेक करें और अपने नजदीक के चिकित्सक की सलाह लें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल इस परिचर्चा में भाग लेंगी। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। सरकार ने मीडिया के कुछ भागों में प्रसारित इन खबरों का खंडन किया है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट आई और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की तुलना में प्रत्यक्ष कर वसूली में बढ़ोतरी नकारात्मक रही। एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में गिरावट प्रत्याशित थी और ऐतिहासिक कर सुधारों को देखते हुए ये गिरावट अस्थायी किस्म की थी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवधि के दौरान कर विभाग ने बहुत अधिक रिफंड जारी किए। सरकार ने सभी मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% की रियायती कर व्यवस्था की है यदि वे अन्य किसी निर्दिष्ट छूट का लाभ नहीं उठाती हैं। कई क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कर और अन्य कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को भी घटाकर 15% कर दिया गया है। व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देते हुए 5 लाख रुपए तक की आय को कराधान से मुक्त किया गया था, जबकि मानक कटौती को भी बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया था। कराधान से संबंधित विभिन्न सुधारों का राजस्व प्रभाव लगभग 1,68,000 करोड़ रुपए आंका गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक कर सुधारों के प्रभाव को हटाने के बाद जीडीपी में विकास दर की तुलना में प्रत्यक्ष करों में एक उच्च वृद्धि दर देखी गई है। इन चुनौतीपूर्ण समय में भी यह वृद्धि साबित करती है कि सरकार द्वारा कर आधार के विस्तार के लिए किए गए प्रयास परिणाम दे रहे हैं। आनंद चतुर्वेदी के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार में सभी पात्र प्रवासी मजदूरों को मतदाता सूची के अद्यतन के दौरान इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची के विशेष आंशिक संशोधन की शुरुआत करेंगे। मतदाता सूची की अद्यतन प्रक्रिया जारी है। राज्य में लौटे उन लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 25 लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस लौट चुके हैं। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCHM JEE 2020 स्थगित कर दी गई है। एक ट्वीट संदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। भारतीय नौसेना का पोत INS जलाश्व आज सुबह तमिलनाडु से तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचा। इससे मालदीव में फंसे 700 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। समुद्र सेतु के अंतर्गत INS जलाश्व की यह चौथी यात्रा है जिसके जरिए फंसे हुए भारतीय नागरिकों को स्वदेश पहुंचाया गया है। पिछले महीने INS जलाश्व और INS मगर ने माले से करीब 1,500 भारतीयों को कोच्चि पहुंचाया। INS जलाश्व ने पिछले सप्ताह 685 फंसे हुए भारतीयों को श्रीलंका से तूतीकोरिन पहुंचाया था। देश में घरेलू परिचालन शुरू होने के बाद से लगभग 7,000 उड़ानों में 6 लाख से ज्यादा यात्री उड़ान भर चुके हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में कहा कि कल 65,080 यात्रियों ने 674 उड़ानों से प्रस्थान किया, जबकि 678 आगमन उड़ानों से 65,243 यात्री आए।
मंत्री ने कहा कि 6 मई से वंदे भारत मिशन के अंतर्गत करीब 350 उड़ानों से 65,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लाए गए। उन्होंने बताया कि मिशन के तीसरे चरण के अंतर्गत 311 और उड़ानें संचालित की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस ने आज राजौरी जिले के कालाकोट वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। ये तलाशी अभियान विशेष खुफिया जानकारी मिलने पर 3 दिन पहले शुरू किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर के संगीतकार आज रात म्यूजिकल कंसर्ट में प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। संतूर वादक भजन सोपोरी, रंगमंच कलाकार M.K. रैना, दूरदर्शन के पूर्व अपर महानिदेशक अशोक जैल खानी और अन्य कलाकारों ने इस पहल का स्वागत करते हुए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किए। एक रिपोर्ट। कश्मीरी संगीत कलाकार कश्मीर घाटी में पहली बार दुनिया भर में रह रहे कश्मीरी लोगों को जोड़ने और कला और संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से इस महामारी के चलते एक लाइव संगीत का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आज शाम को 6 बजे से 3 घंटे तक निर्धारित रहेगा, जिसमें घाटी के और विदेश में रह रहे कश्मीरी कलाकार भाग लेंगे। कश्मीरी म्यूजिकल कार्यक्रम के अध्यक्ष वहीद जिलानी ने कहा कि करार के नाम पर संगीत कार्यक्रम में कश्मीरी संगीत कलाकार फेसबुक पर लोगों को चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप से काफी हद तक चिंता मुक्त और खुश रखने का प्रयास करेंगे। वही जिलानी के अलावा प्रसिद्ध कलाकार जिनमें कनाडा से अर्चना जलाली, डोडा से रशीद जहांगीर और कश्मीर के अन्य प्रसिद्ध कलाकार भी शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में पार्टी की पहली आभासी रैली को संबोधित करेंगे। इस डिजिटल रैली को बिहार जन संवाद का नाम दिया गया है। इसे राज्य में टेलीविजन स्क्रीन सहित 1000 स्थानों पर फेसबुक और यूट्यूब लिंक के जरिए देखा जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले जाने की संभावना है। और अब देश भर के आज के मौसम की जानकारी के साथ हैं हमारे सहयोगी योगेंद्र पाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में गरज और बिजली कड़कने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। यहां न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री के आसपास रह सकता है। उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। यहां दोपहर या शाम को आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी तथा गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी हितधारकों, उत्पादकों, विक्रेताओं, उपभोक्ताओं और सरकारों का आह्वान किया है कि वो सुनिश्चित करें कि लोग जिन खाद्य पदार्थों का सेवन करें वो सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक हों। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से जंक फूड से बचने और स्वस्थ रहने का आग्रह किया। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि शुद्ध, पौष्टिक और मिलावट रहित भोजन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए सभी का सतर्क और जागरूक रहना जरूरी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और चीन सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कल से धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और होटल खोलने की तैयारी। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.36% हुई। आईएनएस जलाश्व मालदीव से 700 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंचा। दिल्ली की सीमाएं कल से फिर खुलेंगी।
बिहार में सभी पात्र प्रवासी कामगारों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 स्थगित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।